मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। फिर से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है प्री के प्रश्नों को सॉल्व करने की टेक्निक जानने के बारे में, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब डेफिनेटली इसे एंजॉय करेंगे। एंजॉय इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत दिमाग का तनाव नहीं है, दिमाग का खेल है, और खेल को तो हम एंजॉय करते ही करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही प्री एग्जामिनेशन संपन्न होते हैं, वैसे ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो बकायदे अपनी आंसर शीट प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बकायदे की प्रोवाइड करने के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि यह जो प्रश्न है इसमें कैसे कैसे सही है, कौन कौन सा गलत है, क्या होना चाहिए, इस तरह के एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। वे हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है, और ये जो सीमा है ये स्वीकार्य है। मतलब ये आलोचना के रूप में मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा कि इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन वे जो देते हैं उसका अपना एक सिस्टम है, उसका अपना एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि वो तथ्य बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है। उस तरीके से बात नहीं करते जिस तरीके से बात अभी हम लोग कर रहे हैं। खैर, यदि वो उस तरीके से बात करने लगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि देखिए, जो किताबों का काम होता है, जो नोट्स का काम होता है, वो एक्सप्लेन करना नहीं होता। एक्सप्लेन करने का तो जो दायित्व है वो हम जैसे टीचर के ऊपर होता है कि जो किताबों में लिखा हुआ है आप उन्हें एक्सप्लेन करें। तो डेफिनेटली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें तथ्य प्रोवाइड कर देते हैं, उससे एक्सप्लेन करने में हमें बहुत मदद मिलती है। ये बात मैंने केवल इसलिए आपसे कही है ताकि आप इन दोनों का जो महत्व है उन्हें अलग अलग करके देख सकें। ऐसा न समझे कि उसका महत्व ज्यादा है, जो हम बात कर रहे हैं इसका महत्व कम है, या हम जो बात कर रहे हैं इसका महत्व ज्यादा है उसका महत्व कम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए, तथ्यों के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो तथ्य उपलब्ध कराने का तो काम करते हैं और बड़ी मेहनत का काम है। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग फिर एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न को कॉमन सेंस के आधार पर समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस क्या है इसके बारे में मैं इससे पहले बातें कर चुका हूं, राइट। कॉमन सेंस एक डेवलप होता है जब हम बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो वहां से वह आ जाता है। कहां से आता है बताना मुश्किल है। आप यूं कह लीजिए कि बस वो आ जाता है, लेकिन हवा से नहीं आता। वो हमारे अध्ययन से आता है, वो हमारे ऑब्जर्वेशन से आता है, वो हमारे डिस्कशन से आता है, वो हमारे सोचने और विचारने से आता है। पता नहीं कहां कहां से आता है, उन सब से मिलकर कॉमन सेंस डेवलप होता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। अब मैं जो आपसे प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन पेपर का सेट ए है, आप जानते हैं, और उस सेट ए का यह क्वेश्चन नंबर है 12वां प्रश्न। इस प्रश्न को भी जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग चकरा जाए, आपको लगे कि यार ये क्या पूछा जा रहा है। एक बात जरूर है, हिंदी वालों के साथ ये दिक्कत है, और यहां तक कि जो नॉन इंग्लिश, चाहे वो कोई भी भाषा बोल रहे हो, रीजनल लैंग्वेज में अपीयर हो रहे हो, तो उनके सामने भी विकल्प केवल हिंदी है और इंग्लिश पेपर के रूप में तो यही है। तो मैं उनके बारे में सोचता हूं कि जो इंग्लिश नहीं जानते हैं लेकिन उड़िया में या तमिल मीडियम से परीक्षा दे रहे हैं, सच में उनके लिए इस तरह के प्रश्नों को समझना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि सामान्य हिंदी की तरह नहीं लिखे जाते। सामान्य हिंदी कहने का मतलब जो हम किताबों में सामान्य तौर पर पढ़ते हैं, बातचीत में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वो हिंदी यहाँ नहीं होती है। सच पूछे तो एकेडमिक हिंदी भी नहीं होती। कभी कभी तो मुझे ये बहुत ही कृत्रिम किस्म की हिंदी लगने लगती है, लेकिन दोस्तों क्या कीजिएगा, बहुत बार मैंने इसको लेकर के आर्टिकल्स भी लिखे हैं। यूपीएससी तक पता नहीं वो आर्टिकल्स पहुंचे नहीं पहुंचे, उस पर वो विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंप्रिहेंशन में तो शायद उसने थोड़ा बहुत विचार किया है। कंप्रिहेंशन की भाषा को कम से कम हिंदी के आसपास की भाषा बनाने की यूपीएससी ने कोशिश की है। खैर, तो यहाँ जो भाषा है वो आपको थोड़े से चक्कर में डाल देती है। आप अपने दिमाग पर कमांड रखिए कि नहीं, आपको भाषा में उलझना नहीं है, भाषा से आपको अर्थ निकालने हैं। हो सकता है कि सीधे सीधे अर्थ न निकले, लेकिन भाषा को जब आप तोड़ेंगे तो अर्थ निकल जाएंगे। और इसी दौर में जब आप अर्थ निकाल रहे हो, आप चाहे तो इंग्लिश की भी मदद ले सकते हैं, जिसका इंग्लिश अनुवाद होता है। और मैंने ये भी देखा है कि यूपीएससी एक काम तो अच्छा करती है कि समझने की दृष्टि से जो जो शब्द थोड़े से कठिन होते हैं, उनके ब्रैकेट में आपकी मदद के लिए कोई एक शब्द भी डाल देती है। अब ये बात अलग है कि वो हमारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो एक अलग बात है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न क्या है, मैं पहले प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं और बहुत इत्मीनान के साथ मैं पढ़ रहा हूं। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी इस आदत से आप थोड़े से खफा हों कि क्या है सर, इतना स्लो क्यों चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह जरूरी है। प्रश्न है कथन 1, शिशुधानी स्तनी। जैसे ही आप पढ़ेंगे शिशुधानी स्तनी,
तो आप थोड़े से चकरा जाएंगे, यार ये शिशुधानी स्तनी क्या हुआ। लेकिन चलिए हम लोग आगे जाकर के इस पर बात करेंगे। इन ब्रैकेट मार्सुपियल, मार्सुपियल, अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आप इसे बड़े आराम से समझ जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज, प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। मैं ये पूरा वाक्य पढ़ रहा हूं। शिशुधानी स्तनी इन ब्रैकेट मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। फिर कथन 2 है, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। मुझे नहीं मालूम दोस्तों कि जब आप ये प्रश्न पढ़ेंगे तो आपके ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैंने भी जब ये प्रश्न पढ़ा था तो शुरू में थोड़ा सा मैं हिला जरूर था, लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, निर्देश भी देता हूं, उसको मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया कि नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, जनरल स्टडी का ही पार्ट है, जरा हम ध्यान से पढ़ें तो समझने की कोशिश तो करें। तो तुरंत समझ में आ गया। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन वही है उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर हर जगह होते हैं, इन्हें आप अपने दिमाग में रचा बसा लें ताकि इसे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे ही आपने देखा ना कथन 1-2 का मामला है तो बस आप समझ जाएं कि ऑप्शन क्या होगा। शिशुधानी स्तनी, यानी कि ऐसे स्तनीय पशु, स्तनी पशु आप समझते हैं, जो मनुष्य है वो स्तनधारी पशु है, मनुष्य है, व्यक्ति है, जो भी आप कह लीजिए। शिशुधानी स्तनी यानी को स्तनीय पशु है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि उसके पास शिशु को धारण करने की क्षमता है, यानी कि उसके पेट में कुछ ऐसा थैला जैसा है। अब आपके दिमाग में तुरंत कौंधेगा कि यार कंगारू हमने पढ़ा था, कंगारू आपने देखा है ना, कि कंगारू का चित्र देखा होगा, गूगल में जाकर के देखिएगा, तो कैसे अपने पेट में अपने बच्चों को लेकर के घूमता रहता है, जैसे कि थैला लगाया हुआ हो प्रकृति ने, और बिल्कुल थैला ही है। तो शिशुधानी स्तनी, यहां कंगारू नहीं कह रहा है, कंगारू न कह करके उसने किस शब्द का प्रयोग किया, शिशुधानी स्तनी, प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। देखिए यहां शब्द इस्तेमाल किया है प्राकृतिक रूप से। हमने ला करके अपने किसी जू में रख लिया या किसी वन विहार में छोड़ दिया और वहां कंगारू हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि वो भारत में हो रहे हैं, नहीं, प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। और मुझे लगता है कि ये तो फैक्ट ऐसा है जो आप 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, दिमाग में आया आपके, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और बड़ा प्यारा सा पशु भी होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। यानी कि भारत में प्राकृतिक रूप से तो नहीं पाए जाते, स्टेटमेंट ये सही है ना, भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। ऑस्ट्रेलिया का ये पशु ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब कथन 2 क्या है कि शिशुधानी स्तनी, यानी कि फिर से वही है, केवल परभक्षी रहित। फिर यहां शब्द दिया है केवल, किन क्षेत्रों में रहते, केवल परभक्षी रहित, यानी कि वो केवल ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां हिंसक पशु न हो। मैं हिंसक पशु शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि आप कह लीजिए कि नॉन वेजिटेरियन जानवर नहीं होते हैं, जो घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, केवल ऐसे क्षेत्रों में होते हैं। अब आपको लगेगा कंगारू तो ऐसे क्षेत्र में होना चाहिए, नहीं तो कोई भी उसको खा जाएगा। अरे भैया जंगलों में आप देखिए शेर भी है, बाघ भी है, लेकिन वहां हिरण भी है। हिरण तो किस तरह का जानवर है, पता लगा नीलगाय भी है और दूसरे जानवर भी रह रहे हैं। परभक्षी रहित, पर्वतीय घास स्थलों, अब ये आपके ज्योग्राफी की समझ को टेस्ट कर रहा है। पर्वतीय घास स्थलों यानी कि ऐसे घास के स्थल, जिसे आप घास के मैदान कह सकते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर वगैरह में जाते हैं तो आपको मिलेगा ना, जब आप पूरा का पूरा हिमालय रेंज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें घास के मैदान आपको हिमालय पर मिलेंगे, भले ही कितने छोटे हों, और वहां बाकायदे पशुपालन का काम भी होता है। में ही पनप सकते हैं, आप देख रहे, केवल में ही पनप सकते, यानी कि जो पर्वतीय घास के मैदान होंगे केवल वहीं पनप सकते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया में वहीं होते हैं जहां पर्वतीय घास के मैदान होते हैं, या कि घास के मैदान में भी हो जाते हैं, प्लेन्स में भी होते हैं? तब आप अगर अपने दिमाग को दौड़ाएंगे तो उत्तर मिलेगा कि नहीं, ये तो कहीं भी घास के मैदान में हो जाएंगे। फिर परभक्षी रहित, वहां हिंसक पशु नहीं होने चाहिए, ये तो संभव जनरली नहीं होता है अगर बड़े बड़े मैदान है तो। इसका मतलब है कि आप सोच सकते हैं कि नहीं, जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। वो पर्वतीय घास के स्थलों में ही नहीं होते हैं, बल्कि बड़े बड़े घास के मैदानों में होते हैं। आप देखिए कि वहां घास स्थल शब्द का प्रयोग किया, घास के मैदान शब्द का प्रयोग नहीं किया है, राइट। हालांकि ठीक है, चलिए ग्रासलैंड्स आप कह सकते हैं, जो भी है कोई बात नहीं, अंग्रेजी में ग्रासलैंड शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों अब ये बताइए कि क्या यह प्रश्न कठिन था?
क्या अब आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं? ऑप्शन ढूंढने के लिए मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, यही कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि परभक्षी रहित कि पर्वतीय घास स्थल में पाए जाते हैं केवल, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। और सीधी सी बात है, अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो वो पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कैसे करेगा, राइट? तो मेरी समझ से अब इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। दोस्तों, आप विचार करें और प्लीज इन सब पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल से आप बहुत ही प्रसन्न मूड से निकलेंगे कि यार पेपर तो अच्छा बना, राइट? तो दोस्तों, अब इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।